नमस्कार साथियों, आप सभी का जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे एमसीक्यूज के बारे में। हमारी एक सीरीज चल रही है यूट्यूब पर लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, जिसमें आज डिस्कस करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। डिस्कस को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे आज के कोट की, और आज का कोट है स्वामी विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी ने कहा था कि यह कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत है। आप में अनंत प्रकार की संभावनाएं हैं, अनंत प्रकार की कैपेबिलिटी है, और आपने जो कुछ लक्ष्य तय किया है उसको आप जरूर कर सकते हो। इसलिए कभी भी ये मत कहो कि मैं नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी में ये शब्द है नहीं कर सकता, इसको आप हटा दीजिए, तब आपके सामने किसी भी प्रकार की चुनौतियां आएगी, आप आसानी से उनको विजय प्राप्त कर लोगे तथा अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। तो ये था आज का कोट। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज पर। आपके सामने पेश है पहला एमसीक्यूज। पृथ्वी के भीतरी भाग का विस्तृत अध्ययन किस विषय की विषय वस्तु है? पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, ये जो पृथ्वी है, अब इन्होंने कहा कि पृथ्वी के भीतरी भाग, मतलब ये पृथ्वी के अंदर का जो ये केंद्र और ये जो पूरा पार्ट है, इस भीतरी भाग का आपको क्या करना है? इन डिटेल स्टडी करनी है। क्या करनी है? डिटेल स्टडी। तो इस डिटेल स्टडी करने के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा? ये कौन से सब्जेक्ट की विषय वस्तु है? जल्दी से बताइए। भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, मानव शास्त्र या भू आकृति विज्ञान? तो मित्रों देखो, ये सब्जेक्ट दिया इन्होंने ज्योग्राफी। तो क्या पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, पृथ्वी के इस भीतरी भाग के बारे में यदि हमें इन डिटेल पता करना है तो हम कौन से सब्जेक्ट का सहारा लेंगे? जियोग्राफी का या जियोलॉजी का? भूगर्भ शास्त्र जियोलॉजी, ये है मानव शास्त्र, और एक है जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान। तो मित्रों, भू आकृति विज्ञान में तो हम स्थलमंडलीय तत्वों का अध्ययन करते हैं। मानव शास्त्र में मानव के विकास के बारे में पढ़ते हैं। भूगोल है और भूगर्भ शास्त्र। हमारे सामने अब दो ऑप्शन बचते हैं कि क्या भूगोल सही होगा या भूगर्भ शास्त्र सही होगा। तो हम भूगोल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जरूर पढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जरूर स्टडी करते हैं, लेकिन यहां ये पूछ लिया कि आपको विस्तृत अध्ययन करना है तो कौन से विषय की विषय वस्तु इसको माना जाएगा। यदि हमें इन डिटेल पढ़ना है तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जियोलॉजी। भूगर्भ शास्त्र के अंदर हम पृथ्वी के भीतरी भाग का इन डिटेल अध्ययन करते हैं। तो फिर भूगोल के अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्यों पढ़ा जाए? ये हमारे सामने एक विषय है कि हम फिर जब ये सब्जेक्ट जियोलॉजी का है, ये विषय जियोलॉजी का है कि पृथ्वी का भीतरी भाग कैसा होगा, इसकी स्टडी करना, तो फिर हम जियोग्राफी में इस टॉपिक को क्यों पढ़ें? सीधा साधा मतलब यह है कि ज्योग्राफी में हम इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को इसलिए पढ़ते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जितने भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे उनमें से कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिनके लिए जो बल उत्तरदायी होते हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, जिनको अंतर्जात शक्तियां कहते हैं, अंतर्जात बल बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसे फोर्स होते हैं, कुछ ऐसे बल कार्य करते हैं जिनके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर वैसे हमारी स्टडी का जो क्राइटेरिया है या स्टडी का स्कोप है वो पृथ्वी की का स्थल मंडल, पृथ्वी का वायुमंडल और पृथ्वी का जल मंडल और जैव मंडल है, मोटे तौर पर भूगोल का। लेकिन इसके आंतरिक भाग को इसलिए पढ़ते हैं कि आंतरिक भाग में कुछ शक्तियां कार्य करती है जिसके परिणाम स्वरूप हमारे स्थलीय भाग में परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। तो उन परिवर्तनों को सही तरह से समझने के लिए हमें मोटे मोटे तौर पर थोड़ी बहुत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी ध्यान होना
आवश्यक होना चाहिए। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं भूगोल के अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, लेकिन इन डिटेल में पढ़ना है तो सही उत्तर क्या होगा भूगर्भ शास्त्र। चलो नेक्स्ट, संसार की सबसे गहरी खान कहां स्थित है? सबसे गहरी खान, डीपेस्ट माइन, डीपेस्ट माइन कहां पर है? दुनिया की सबसे गहरी खान कहां पर है? यह सवाल यहां पर इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के कुछ प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब है कि मानव अपनी आंखों से जाकर देख सके, ठीक है ना, अपनी नंगी आंखों से मानव पृथ्वी की आंतरिक भाग कैसा है इसके बारे में यदि हमें समझना है तो वो स्रोत होंगे प्रत्यक्ष स्रोत। तो हो सकता है कि मानव दुनिया में जितनी भी गहरी से गहरी खान है वहां चला जाए और उस खान के अंदर देख ले कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, लेकिन दुनिया में गहरी से गहरी खाने हैं जो माइंस है उनकी गहराई 4-5 किलोमीटर से अधिक नहीं है। ये जो इसका जो उत्तर सही होगा, जो भी उत्तर सही होगा उस खान उस माइंस की गहराई 4 किलोमीटर के आसपास है। कितनी है? 4 किलोमीटर। जबकि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना में पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वो सतह से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। वो अभी कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो 4 किलोमीटर है वो उस दूरी के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें गहरी खानों के आधार पर यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग की स्टडी करना है तो हमें केवल 3-4 किलोमीटर तक के बारे में ही पृथ्वी कैसी है ये पता चलेगा। पृथ्वी के केंद्र तक पृथ्वी कैसी है इसको जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष स्रोतों का या कि कुछ दूसरे स्रोतों का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखो संसार की सबसे गहरी खान है ना वो है दक्षिण अफ्रीका में मपोनेंग। कौन सी जगह? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर एक गोल्ड माइन है जहां से सोना निकलता है। क्या निकलता है? सोना, आभूषण बनाते हैं जिससे। तो ये सोने की एक खान है दक्षिण अफ्रीका के अंदर जिसका नाम है मपोनेंग। ये दुनिया की सबसे गहरी खान है। तो मित्रों बताइए दुनिया की सबसे गहरी खान कहां पर है? साउथ अफ्रीका के अंदर। और नाम क्या है? मपोनेंग। किसकी है? गोल्ड की है, सोने की है। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत कौन कौन से हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कौन कौन से स्रोत है? देखो पहला ऑप्शन है पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान और दबाव। दूसरा विभिन्न परतों का घनत्व। तीसरा भूकंपीय तरंगों का आचरण। चौथा उल्काओं से मिले प्रमाण। बताइए जल्दी, यदि पृथ्वी की हमें ये जो पृथ्वी है पृथ्वी अंदर से कैसी है इसके बारे में स्टडी करनी है तो हमें कौन कौन से स्रोतों का सहारा लेना पड़ेगा? क्या हम तापमान और दबाव के आधार पर पृथ्वी अंदर से कैसी है पता लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे आगे मैं बताऊंगा। दूसरा है विभिन्न परतों का घनत्व, डेंसिटी के आधार पर। बिल्कुल डेंसिटी के आधार पर भी हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। भूकंपीय तरंगों का आचरण बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक रिलायबल जो सोर्स है वो है भूकंपीय तरंगों का आचरण। इसके आधार पर जो पृथ्वी अंदर से कैसी है ये जो पता चलता है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण तथा वैज्ञानिक रूप से प्रूव है। और अगला है उल्काओं से मिले प्रमाण। क्योंकि देखो जैसी पृथ्वी है, पृथ्वी अंदर से जैसी है वैसी उल्काओं की संरचना भी लगभग वैसी है। क्योंकि जब हम विभिन्न प्रकार के ग्रहों का और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं तब वहां देखते हैं कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों का निर्माण है ये मूल रूप से एक ही तत्व से हुआ है जिसको हम एक तारकीय सिद्धांत बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जिन पदार्थों से पृथ्वी बनी है उनसे उल्काएं भी उन्हीं से बनी होगी। इसका मतलब है कि यदि कोई उल्कापात के समय पृथ्वी की सतह पर कोई उल्का टूट के आई उसको अंदर से तोड़ के देखेंगे और वो अंदर से कैसी है उससे पृथ्वी अंदर से कैसी है उसकी साम्यता के बारे में पता चल जाएगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो क्या उत्तर होगा? ए बी सी, केवल ए नहीं, ए बी सी नहीं, ए और सी नहीं। इसका सही उत्तर होगा मित्रों ए बी सी और डी चारों। ये चारों स्रोत है तापमान, दबाव, घनत्व, भूकंपीय तरंगें और उल्काएं। इन चारों के आधार पर हम पृथ्वी अंदर से कैसी है इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? ए बी सी और डी चारों। ध्यान रखना मित्रों इन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत कौन कौन से है? तो तापमान भी है, दबाव भी है, घनत्व भी है, भूकंपीय तरंगों का आचरण और उल्काओं से मिले प्रमाण। ओके नेक्स्ट
अनुदैर्ध्य भूकंपीय तरंग कौन सी है? हमारा अगला सवाल है, अनुदैर्ध्य भूकंपीय तरंग कौन सी है? मित्रों आपने पढ़ा होगा, एक होती है पी तरंग, सॉरी प्रकाश तरंगे, एक आपने पढ़ा होगा कभी ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स, ये होती है लाइट वेव्स। ध्वनि तरंगे होती है ना, ये अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। क्या होती है अनुदैर्ध्य? अनुदैर्ध्य तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसमें कणों में कंपन तरंग की दिशा के समानांतर होता है। देखो तरंग इस दिशा में जा रही है ना, तो इसके जो कण है ना वो भी इसी दिशा में मूव करते हैं। तो कणों में कंपन तरंग की दिशा के क्या होते हैं? समानांतर। ऐसी तरंगों को क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। और अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या है? ध्वनि तरंगे। कौन सी तरंगे? ध्वनि तरंगे। साउंड वेव्स है, ये कौन सी किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। और अनुदैर्ध्य तरंग की गति होती है वो इस प्रकार से होती है। इसका मतलब है कि यदि तरंग इस दिशा में जा रही है तो कणों में कंपन भी उसके समानांतर होगा, उसके यूं वर्टिकल लंबवत नहीं होगा, उसके अनुदैर्ध्य होगा, उसके समानांतर होगा। तो ये कौन सी तरंग होती है? ध्वनि तरंग है। और भूकंपीय तरंगों में जो पी तरंग है, जिसको प्राथमिक तरंग कहते हैं, ये अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग है। तो अनुदैर्ध्य भूकंपीय तरंग कौन सी है? पी तरंग। कौन सी उत्तर? इसका सही उत्तर क्या होगा? पी तरंग। ठीक है। दूसरी जो तरंग है देखो प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग जो चलती है वो है अनुप्रस्थ प्रकार से। किस प्रकार से? अनुप्रस्थ का उदाहरण है। अनुप्रस्थ क्या होती है कि अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे हैं जिनमें कणों में कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है। तरंग की दिशा के कैसा होता है? लंबवत। जैसे तरंग इस दिशा में जा रही है तो कण इसके लंबवत गति करेंगे। समझ गए? दोनों में अंतर देखो, तरंग इस दिशा में जा रही है, यहां पर भी तरंग इस दिशा में जा रही है। यहां पर कणों में कंपन अनुदैर्ध्य में या ध्वनि तरंगों में इसके क्या हो रहा है? समानांतर। जबकि यहां पर कणों में कंपन तरंग की दिशा के लंबवत हो रहा है। तो लंबवत होता है उसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। और कौन सी तरंगे अनुप्रस्थ है? प्रकाश तरंग। और भूकंपीय तरंगों में जो एस तरंगे होती है, एस तरंगे, वो किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुप्रस्थ। तो ध्यान रखना, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य है और जो कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ है। भूकंपीय तरंगों में देखो पी से यूं समझो प्रकाश, तो पी प्रकाश तरंग जैसी नहीं है, यूं याद रख लेना। और एस, तो एस साउंड जैसी नहीं है। इनको ऑपोजिट में यूं याद रखने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ध्वनि तरंगे, ध्वनि को बोलते हैं इंग्लिश में साउंड वेव। तो साउंड वेव्स में एस तरंग नहीं आएगी, यूं याद रख लो। इसकी भी शुरुआत एस से हो रही है ना, और ये भी वर्ड एस से शुरू हो रहा है, तो एस एस के अंदर नहीं आएगा, यूं याद रख लेना। यहाँ पी तरंगे हैं जिनको प्राथमिक तरंग बोलते हैं, तो पी तरंगे। और प्रकाश का मतलब पै से शुरू हो रहा है, तो पी और पी ये दोनों भी मैच नहीं करेंगे। इसका मतलब पी तरंगे प्रकाश तरंगे जैसी नहीं होती है। तो कौन सी तरंग प्रकाश तरंग जैसी होती है? एस तरंग, जिसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य भूकंपीय तरंग का सही उत्तर क्या होगा? पी तरंगे होती है ये, जिसको प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, वो अनुदैर्ध्य भूकंपीय तरंग का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं आपके सामने। पहला है पी व एस तरंगों की गति पृथ्वी के केंद्र तक बढ़ती जाती है। देखते हैं। पी तरंगों की गति 2900 किलोमीटर के बाद कम हो जाती है। ठीक है। एस तरंगे ठोस व तरल अवस्था दोनों से होकर गुजरती है। एस तरंग किस किस से होकर गुजरती है? ठोस और तरल दोनों से होकर गुजरती है। चलो अब डिस्कस करते हैं। यदि आपने उधर चूज कर लिया है तो
हम डिस्कस करेंगे, तब तक आप अपने मन में याद रखना। देखो पी तरंग और एस तरंग अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे, पी तरंग और एस तरंग के बारे में। पी तरंग और एस तरंगों की गति पृथ्वी के केंद्र तक बढ़ती जाती है। मित्रों ये जो पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र है, ये कह रहा है कि पी और एस तरंगें पृथ्वी के केंद्र तक इनकी गति है वो बढ़ती जाती है। देखो तरंगों की गति होती है ना, वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है। यदि वहां डेंसिटी अधिक होगी तो तरंगों की गति है वो भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसका मतलब है कि यदि ठोस पदार्थ है तो उसमें गति सबसे अधिक होगी, तरल पदार्थ है तो उसमें गति थोड़ी कम होगी, और यदि गैसीय पदार्थ है तो गति सबसे कम होगी। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर एक जगह ऐसी आएगी जो ठोस नहीं है। ठीक है, ठोस नहीं है इसका मतलब है कि वो या तो द्रव है या गैसीय अवस्था में, और ऐसी दशा में तरंगों का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बिल्कुल पी और एस तरंगों की गति पृथ्वी के केंद्र तक बढ़ती जाती है, बढ़ती नहीं है। बीच में एक ऐसा स्थान आएगा, वो आगे डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि उससे संबंधित आगे और सवाल है, मैं पहले बता दूंगा तो उस सवाल की कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए कि यहां पर मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते हैं, यहां से यहां की तरफ जाते हैं, तो बीच में कहीं पर एक ऐसा स्थान जरूर आता है जो स्थान ठोस नहीं है। ठोस नहीं होने के कारण वहां पर क्या हो जाएगा, वेग कम हो जाएगा, तो केंद्र तक गति बढ़ती जाती है, ऐसा बात नहीं है। ये कथन हो गया रॉन्ग। सेकंड कथन है पी तरंगों की गति 2900 किलोमीटर के बाद कम हो जाती है। देखो पी तरंगों की गति भी है ना, पी तरंगों की गति इसका संबंध भी किससे है, घनत्व से। इसका मतलब है कि बीच में यदि कोई ठोस पदार्थ के स्थान पर दूसरा पदार्थ आ गया तो वहां पर पी तरंगों की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये कह रहे हैं कि पी तरंगों की गति 2900 किलोमीटर के बाद कम हो जाती है। तो 2900 किलोमीटर के बाद में एक जगह आती है जिसको हम बाह्य कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य कोर। और बाह्य कोर तरल अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में होता है, तरल अवस्था में। और तरल अवस्था में होने के कारण वहां पर वेग क्या हो जाएगा, क्योंकि घनत्व कम होने के कारण वेग हो जाएगा कम, और वेग कम होने के कारण पी तरंगों की गति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पी तरंगों की गति 2900 किलोमीटर के बाद कम हो जाती है। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। तीसरा जो कथन है वो है एस तरंगें ठोस और तरल अवस्था दोनों से होकर गुजरती है। देखो ये जो पी तरंगे है ना, ये सभी माध्यम से होकर गुजरती है, सभी माध्यम से होकर गुजरती है, जबकि एस तरंगे केवल ठोस से होकर गुजरती है। केवल इसके आधार पर ही तो हमें पता गया कि जहां पर एस तरंगे सिस्मोग्राफ पर लुप्त होती दिखाई देती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्थान ठोस नहीं है। इसका मतलब वहां पर तरल अवस्था वाला कोई ना कोई क्षेत्र जरूर आया है। तो एस तरंगे कहां पर चलती है, केवल और केवल सॉलिड वाले पार्ट में। तो एस तरंग ठोस और तरल दोनों अवस्था से होकर गुजरती है, नहीं गुजरती। तो पहला और तीसरा कथन गलत हो गया। तो केवल सेकंड बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान अधिक है, ये किस प्रकार से साबित होगा। पृथ्वी के जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से, ये पृथ्वी की सतह है, इस सतह से हम केंद्र की तरफ जाते हैं, तो केंद्र की तरफ जाने पर तापमान में क्या होती जाती है, वृद्धि। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान अधिक है, इसका मतलब सतह से अंदर की तरफ जाएंगे तो तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि। तो इसका मतलब अंदर तापमान अधिक है। तो हम ये कैसे मान लें कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान अधिक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज्वालामुखी विस्फोटों से। जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, क्या उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी अंदर से गर्म है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी में कोई ठंडा पदार्थ बाहर निकलता नहीं है। तप्त मेग्मा है जो लावा रूप में बाहर निकलता है। तो तप्त निकलता है, इसका मतलब उसको तपाने के लिए कोई ना कोई टेम्परेचर वाली चीज, अधिक टेम्परेचर वाली चीज वहां है। तो ज्वालामुखी विस्फोटों से यह पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान क्या है, अधिक है। पहला ऑप्शन तो सही होगा। दूसरा कथन, गर्म जल के झरनों से। देखो ये झरने वो नहीं है जो पर्वतों से नीचे गिरते हैं, ये वो झरने हैं जो गर्म स्रोतों के रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर निकलते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में आपने सुना होगा मणिकर्ण नामक स्थान है,
जहां से, यहाँ आपने तातापानी सुना होगा छत्तीसगढ़ वाला, तो ये वो स्थान है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से वहां से गर्म पानी बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो गर्म जल के वो झरने होते हैं, तो वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म पानी बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर क्या है, अधिक है। ट्यूबवेल का पानी आपने कभी देखा हो तो, ये मौका मिला तो गांव में अक्सर हम देखते हैं, ट्यूबवेल का जो पानी होता है ना, वो पानी क्या होता है, गर्म होता है। तो ट्यूबवेल वाले जो पानी है, उस पानी के आधार पर भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं, या गर्म जल के झरनों के आधार पर भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो कैसा है, अधिक तापमान वाला है। नेक्स्ट, पृथ्वी के सभी भागों में खानों और गहरे कुओं से, देखो पृथ्वी के जितने भागों में खान है, माइंस है, ठीक है ना, या गहरे कुएं बने हुए हैं, उन कुओं पे अपन जैसे जैसे अंदर जाएंगे उन खान में या गहरे कुओं के अंदर, तो वहां पर टेम्परेचर क्या है, हमें अधिक लगेगा, वहां पर अधिक गर्मी लगेगी। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, सही। भूकंपीय तरंगों से तापमान का कोई संबंध नहीं है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर तापमान में वृद्धि की औसत दर क्या है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर, अभी मैंने बताया था कि पृथ्वी के जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाते हैं वैसे वैसे तापमान में क्या होती जाती है, वृद्धि। तो ये वृद्धि किस वृद्धि में जो वृद्धि हो रही है, इस वृद्धि की दर क्या है, एवरेज जो रेट है वृद्धि होने की, ये एवरेज रेट है, ये क्या है, जल्दी बताइए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर तापमान में वृद्धि की औसत दर, प्रत्येक 100 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस, प्रत्येक 50 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस, प्रत्येक 66 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस, या प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब तापमान में 1 डिग्री वृद्धि होती है, वो कितने मीटर की गहराई पर होती है, मतलब हर 100 मीटर के बाद में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या हर 50 मीटर के बाद में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या हर 66 मीटर के बाद में 1 डिग्री बढ़ जाएगा, या हर 32 मिनट के बाद में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 32 मीटर पर कितना, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो बढ़ जाता है। यदि इसी दर से पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर तापमान में वृद्धि होती रहे, तो कुछ किलोमीटर अंदर जाने पर पृथ्वी का जो अंदर वाला भाग है वो पिघल जाना चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि इस हिसाब से हर 32 मिनट पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में केंद्र तक पहुंचेंगे तब तक तो बहुत अधिक तापमान हो जाएगा। बहुत अधिक तापमान होने के कारण अंदर वाला पदार्थ है वो पिघल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो आंतरिक कोर है वो कैसी अवस्था में है, ठोस या जमी हुई अवस्था में। तो उसका कारण क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे कि ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग पिघल जाना चाहिए था, क्योंकि टेम्परेचर अंदर जा रहे हैं वैसे बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहेगा तो ये पिघलेगा, लेकिन पिघल जाना चाहिए, लेकिन ये कहता है नहीं पिघलूंगा। क्यों नहीं पिघलेगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बताओ क्योंकि क्यों नहीं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस दर से यदि वृद्धि होती है तापमान में, तो पृथ्वी का जो ये जो भाग है केंद्र वाला आंतरिक कोर, ये पिघल जाना चाहिए, लेकिन ये तो ठोस या जमी हुई अवस्था में है। भूकंपीय स्रोतों के आधार पर हमने पता किया, तो ये कैसा है, ठोस या जमी हुई अवस्था में। तो ठोस कैसे रहा, ये पिघला क्यों नहीं टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद भी। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण आगे शायद हो सकता है, इससे संबंधित सवाल हो तो उससे पहले मैं नहीं बताऊंगा, बाद में हम ये इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी देखो एक और तापमान से सवाल पूछा है कि तापमान में वृद्धि की दर के संदर्भ में मिलान कीजिए। तापमान में जो रेट बढ़ रही है टेम्परेचर इंक्रीज होने की, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है। धरातल से लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक तापमान में वृद्धि कितनी है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 12 डिग्री। 100 से 300 किलोमीटर की गहराई तक, और 300 किलोमीटर की गहराई से और नीचे जाएंगे तब तापमान में वृद्धि। देखो अभी हमने पढ़ा था
कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है हर 32 मीटर के बाद में। कितने मीटर के बाद में? 32 मीटर पर कितनी हो रही है? 1 डिग्री। लेकिन ये सब जगह ये जो रेट है तापमान के बढ़ने की वो एक जैसी नहीं है, अलग अलग स्थानों पर तापमान में वृद्धि की दर अलग अलग है। तो देखो धरातल से लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक रेट अलग है, 100 से 300 किलोमीटर की गहराई तक रेट अलग है, और 300 किलोमीटर की गहराई से और नीचे जाएंगे तब वहां पर तापमान में वृद्धि की दर है वो अलग है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो धरातल से लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे तो देखो शुरू के अंदर तापमान में वृद्धि की दर बहुत अधिक रहती है, वो है 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। तो देखो x में r, x में p नहीं, x में r, ऑप्शन काटने से तो सीधा ये वाला उत्तर हो जाएगा। 100 से 300 किलोमीटर की गहराई तक तापमान में वृद्धि की दर रहती है 2 डिग्री सेल्सियस, तो y में क्या है? q। और 300 किलोमीटर की गहराई से नीचे जाएंगे तब तापमान में वृद्धि की दर z में क्या है? p है यहाँ पर, ठीक है ना। तो z का मिलान किससे कर लेंगे? p से। 300 किलोमीटर की गहराई से नीचे तापमान में जो वृद्धि की दर है वो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा x से r जोड़ दो, y से q और z से p। तो ध्यान रखना शुरू में तापमान में वृद्धि की जो दर है वो अधिक होती है, जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे कम होती जाती है, और 100 से 300 किलोमीटर की गहराई तक ये 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर रहती है, और 300 किलोमीटर की गहराई के बाद में तापमान में जो वृद्धि की दर है वो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर हो जाती है। अगला सवाल, पृथ्वी के अंदर की गर्मी और उसके तापमान में वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं? देखो पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है, जो मैंने कहा कि अंदर जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है? गर्मी और उसके तापमान में वृद्धि के कौन कौन से कारण है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर आप ये गर्मी, जो अब मैंने कहा था कि भाई गहरी माइंस में जाके देख लेंगे, जब हम देखते हैं तो वो अंदर से कैसी होती है? गर्म होती है। गहरे जो ट्यूबवेल होते हैं वहां का पानी क्या होता है? गर्म होता है। यहाँ जो ज्वालामुखी उद्भेदन से जो लावा प्राप्त होता है वो कैसा होता है? गर्म होता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान अधिक है, इसलिए तो गर्म पदार्थ बाहर निकल रहे हैं। तो ये पृथ्वी के अंदर गर्मी है, इस गर्मी का कारण क्या है, यहां से सवाल पूछा है। तो पहला, आंतरिक शक्तियां। पृथ्वी के अंदर कुछ शक्तियां कार्य करती है और कुछ पृथ्वी की सतह पर शक्तियां कार्य करती है, जिनको बहिर्जात बोलते हैं सतह वाली को, और अंदर वाली को आंतरिक या अंतर्जात शक्तियां होती है। अंतर्जात शक्तियों में जैसे प्लेटों में घर्षण हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये जो आंतरिक शक्तियां होती है, इन आंतरिक शक्तियों के कारण भी गर्मी बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। रासायनिक प्रतिक्रियाएं, कुछ केमिकल रेस्पॉन्स होते रहते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में, क्योंकि अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थ वहां पड़े हैं, तो उनमें रासायनिक अभिक्रिया होती होगी, उन अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप गर्मी पैदा होती होगी, तो बिल्कुल ये भी सही है। और तीसरा, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनमें विखंडन होता रहता है स्वतः, और उस विखंडन के परिणाम स्वरूप तापमान में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। तो ये ऑप्शन भी सही। तो जिसमें तीनों ऑप्शन होंगे, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट। मित्रों ध्यान रखना, आंतरिक शक्तियां, रासायनिक प्रतिक्रियाएं और रेडियोधर्मी पदार्थों का स्वतः विघटन, ये तीनों कारण के पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, अगला सवाल है कि पृथ्वी के केंद्र के निकट अत्यधिक तापमान के बावजूद धात्विक क्रोड की तरल चट्टानें ठोस पदार्थ के गुण रखती है। अभी मैंने आपको बोला था ना कि एक और सवाल आएगा आगे, तब मैं बताऊंगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर तापमान में क्या होती जाती है? टेम्परेचर में वृद्धि होती जाती है। मैंने वहां पूछा था कि टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है तो ये जो भाग है ये पिघल जाना चाहिए था, लेकिन पिघला नहीं। क्यों नहीं पिघला? इसका जो उत्तर होगा उस पर डिस्कस करते हैं कि ये वाला भाग पिघला क्यों नहीं पिघला। तो देखो, मेल्टिंग पॉइंट ये समानुपाती होता है किसके? प्रेशर के। या यूं कह सकते हैं कि जो प्रेशर है वो मेल्टिंग पॉइंट के क्या होता है? समानुपाती। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब मेल्ट होना, गल जाना, गलना। तो जो दबाव होता है, दाब,
ये मेल्टिंग पॉइंट के क्या होता है, समानुपाती होता है। और जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं तो ऊपर की चट्टानों का दबाव यहाँ पड़ेगा ना। देखो ये जो भाग है, माना कि ये वाला भाग, तो यहाँ पर केवल इस ऊपर वाले भाग का दबाव है इस जगह पर, या नीचे जाऊंगा तो और ज्यादा दबाव बढ़ता जाएगा ऊपर की चट्टानों का। जैसे जैसे नीचे जा रहा हूं तो ऊपर और अधिक मात्रा में चट्टानें आ रही है। तो इस वाली जगह पर, यहाँ इस वाले ये वाला जो भाग है, यहाँ पर जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं तापमान में भी वृद्धि होती है और प्रेशर में भी क्या होती जाती है, दबाव भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो देखो दबाव बढ़ेगा तो मैंने कहा था दबाव किसके समानुपाती होता है, मेल्टिंग पॉइंट के। मेल्टिंग पॉइंट के समानुपाती होता है, इसका मतलब है कि कोई भी पदार्थ पिघलेगा कब, गलेगा कब, मेल्ट कब होगा, उसके लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यदि कोई पदार्थ 32 डिग्री पे पिघल रहा है तो इसका मतलब 32 डिग्री उसका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। यदि कोई पदार्थ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल रहा है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। और मैं ये कह रहा हूं कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि यदि कोई प्रेशर है P1 तो और उस पर मेल्टिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये P1 यहां पर है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां पर कोई चीज को पिघलने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है। अब जैसे मैं नीचे जा रहा हूं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है, तो माना कि यहां पर मैं यूं मान लेता हूं कि प्रेशर हुआ 10 गुना ज्यादा। प्रेशर 10 गुना ज्यादा हुआ तो मैंने कहा था मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि अब ये 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो भी चीज पिघलेगी नहीं, क्योंकि अब पिघलने के लिए, क्योंकि प्रेशर बढ़ा है तो पिघलने वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि अब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड यदि तापमान होगा तब जाकर कोई चीज पिघलेगी। भले ही वहां टेम्परेचर 100 डिग्री हो, 200 हो, 900 डिग्री हो तो भी नहीं पिघलेगी, 999 हो तो भी नहीं पिघलेगी। उसके लिए कितना आवश्यक होगा, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है और प्रेशर बढ़ने के कारण क्या बढ़ गया, मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब है कि किसी भी पदार्थ को पिघलने के लिए जिस तापमान की आवश्यकता होती है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर, पृथ्वी के नीचे जाने पर, पृथ्वी जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से हम केंद्र की तरफ जाते हैं वैसे वैसे दबाव बढ़ता जाता है और दाब के बढ़ने के कारण मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने के कारण यहां पर तापमान में वृद्धि होने के बावजूद भी ये जो भाग है ये पिघलेगा नहीं, ठोस अवस्था में बना रहेगा, क्योंकि वहां पर अधिक दबाव के कारण मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ गया। इसका मतलब है कि इस जगह को, इस स्थान को पिघलाने के लिए जिस तापमान की आवश्यकता होती है उतना तापमान मिल नहीं पाता। तो अत्यधिक दबाव के कारण क्या हो जाएगा, तरल जो चट्टान है वो कैसी है, ठोस पदार्थ का गुण रखती है। अत्यधिक घनत्व नहीं होगा, अत्यधिक न्यूनतम घनत्व नहीं होगा, न्यूनतम दबाव भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, अत्यधिक दबाव के कारण प्रेशर अधिक हो जाएगा, प्रेशर अधिक होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट अधिक हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट अधिक होने के कारण वो पदार्थ है वो ठोस अवस्था में बना रहेगा, तापमान बढ़ने के बावजूद भी पिघलेगा नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं विचार। पहला कथन है पृथ्वी का धरातलीय आवरण अवसादी चट्टानों से बना है। पृथ्वी का जो धरातल है, ये जो पृथ्वी है इसका ये जो धरातलीय आवरण है ऊपर वाला, ये कह रहा है कि ये किससे बना हुआ है, अवसादी चट्टानों से। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर देखो अपर्दन के बहुत सारे कारक कार्य करते हैं, जैसे नदी करती है, पवन करता है, हिमानी करती है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं कि जब किसी भी स्थान पर अपक्षित पदार्थ है उसको उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। तो जब वो किसी स्थान पर स्थित किसी भूभाग को काट कर किसी दूसरी जगह ले जाकर जमा करेंगे तो वो उसके निक्षेपण से जो चट्टानें बनेगी वो कौन सी होगी, अवसादी चट्टान। तो जमा कहाँ करेंगे, पृथ्वी के अंदर ले जाके तो जमा करेंगे नहीं, पृथ्वी की सतह पर ही न कहीं ले जाके उसको रख देंगे। तो सतह पर जो चट्टानों का निर्माण होगा वो कैसी होगी, अवसादी। तो पृथ्वी का धरातलीय जो आवरण है वो अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं कि धरातलीय आवरण के नीचे, अब इस आवरण के जो ये नीचे जो अगला वाला जो भाग है, ये जो भाग है इसके नीचे वाला भूप्रपट्टी की ऊपरी परत है,
मुख्यतः रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बनी हुई है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अब इसका मतलब है कि ऊपर जो धरातलीय आवरण था ये तो अवसादों के निक्षेपण से बना है। अब मूल पृथ्वी का जो हिस्सा है वो किससे बना हुआ है? तो जब सबसे पहले जो चट्टान बनती है वो कौन सी होती है? आग्नेय चट्टान। और धीरे धीरे आग्नेय चट्टान पर ताप या दाब के कारण उसमें जो रूप परिवर्तित होगा वो भी आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टानों में होगा। तो ये आग्नेय कैसी चट्टान होती है? क्रिस्टलीय होती है, रवेदार होती है। तो धरातलीय आवरण के नीचे ये जो स्थान है वो किससे मिलकर बना होता है? आग्नेय चट्टानों से और रूपांतरित चट्टानों से। और ये रूपांतरित और आग्नेय चट्टान कैसे होती है? देखो ये अवसादी चट्टान तो ये होगी, तो अवसादी के नीचे आग्नेय और रूपांतरित है, और आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें होती है। इनकी नेचर जो होती है वो होती है एसिडिक होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। ये कथन भी सही है। इसके बाद में इन्होंने कहा है कि भूप्रपट्टी की निचली परत, अब भूप्रपट्टी की ये ऊपरी परत हो गई, इसके नीचे ये जो अगली जो परत है भूप्रपट्टी की, ये जो निचली परत है वो कैसी होती है? क्षारीय और अति क्षारीय चट्टानों से बनी होती है। बिल्कुल सही है। जो इसके और नीचे जाएंगे तो ऊपर तो कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की, क्योंकि सिलिका की मात्रा जहां अधिक होगी तो वो कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति। तो जहां सिलिका की मात्रा कम हो जाती है वहां होगी क्षारीय। तो पृथ्वी के ऊपरी जो भाग है, जो सियाल वाला जो भाग है, वो क्योंकि वहां सिलिका की मात्रा अधिक होती है इसलिए वो अम्लीय प्रकृति का होता है। और इसके नीचे का जो भाग है, जो निचली परत है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। तो ये कैसी है? क्षारीय चट्टानें। ये कथन भी सही है। नेक्स्ट कथन, महासागरीय नितल के नीचे सिलिका युक्त भारी चट्टानों की परत है। महासागर के जो निचले वाले जो पोर्शन होते हैं, नितल होते हैं, उनके नीचे भारी सिलिका युक्त भारी चट्टानें पाई जाती है। बिल्कुल ये कथन भी क्या है? सही है। महासागरीय नितल के नीचे जो चट्टानें पाई जाती है उनमें सिलिका की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। तो और अधिक होने के कारण वो वाली जो चट्टानें होती है वो भारी होती है। इसलिए महाद्वीपीय और महासागरीय चट्टानें जब भी आपस में टकराएगी तो महासागरीय चट्टानें हैं वो उसके नीचे धंस जाएगी। इसलिए सिलिका युक्त भारी चट्टानों की परत होती है वो महासागरों के नितलों के नीचे पाई जाती है। ये कथन भी सही। तो चारों कथन सही। इसका मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? देखो पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के जो स्रोत हैं, इन स्रोतों को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक तो हो जाएंगे प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरे हो जाएंगे प्रत्यक्ष स्रोत। देखो प्रत्यक्ष स्रोत का जैसे उदाहरण दूं मैं, ज्वालामुखी। कौन सा? ज्वालामुखी। मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो ज्वालामुखी बाहर निकलती है वो कैसी हो जाएगी? प्रत्यक्ष। ठीक है ना। और अप्रत्यक्ष में जैसे तापमान है, दबाव है, घनत्व है, भूकंपीय तरंगे हैं, ये सब क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के अप्रत्यक्ष स्रोत है। क्योंकि तापमान वहां जाकर तो हम नाप नहीं सकते पृथ्वी की और अधिक गहराई पर। दबाव भी वहां जाकर अपन फील नहीं कर सकते कि भाई चट्टान, ऊपर वाली चट्टानों का बोझ उठा के देखते हैं कि कितना दबाव है, या वहां के जाकर डेंसिटी नहीं चेक कर सकते। तो ये सब अप्रत्यक्ष स्रोत है। इसका मतलब नंगी आंखों से हम इनको नहीं देख सकते। जो प्रत्यक्ष स्रोत है जैसे ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो मैग्मा है वो पृथ्वी की सतह पर निकल कर बाहर आता है, जिसको लावा बोलते हैं। तो ये जो लावा, तप्त लावा बाहर निकल रहा है, इसको हम लैब में ले जाकर, लेबोरेटरी में ले जाकर चेक कर सकते हैं कि इस पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो ये लावा बाहर निकला है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में रासायनिक संरचना और रासायनिक संगठन है वो कैसा होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी। प्रत्यक्ष साधन कौन है? ज्वालामुखी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? मतलब स्थल मंडल में कौन कौन शामिल है? भूपटल, वैक्रोड,
भूपटल व ऊपरी मेंटिल, ऊपरी व निचला मेंटिल, मेंटिल या क्रोड। तो जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 प्रकार की चट्टानें हैं, 3 प्रकार के जोन है। सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके बाद में मेंटल और उसके बाद में कोर, ठीक है ना। क्रस्ट जिसको भूपर्पटी बोलते हैं या भूपटल बोलते हैं, ये मेंटल होता है, और ये इसको अंतरतम या कोर बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल तो कौन सा होता है, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है ना पृथ्वी का, वो कौन सा होता है, स्थल मंडल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने इस क्रस्ट की वजह से मोटाई ज्यादा बना दी, क्रस्ट इतना मोटा नहीं होता, यूं समझ लो। ये है क्रस्ट, ठीक है ना। तो देखो जो स्थल मंडल है लिथोस्फीयर है, और लिथोस्फीयर में क्या आएगा, क्रस्ट तो आएगा ही आएगा, प्लस ये जो मेंटल है ना, इस मेंटल को 2 भागों में बांटते हैं अपन, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ठीक है। तो इस मेंटल में कौन सा, ये जो ऊपरी मेंटल है, ये वाला भाग भी स्थल मंडल का हिस्सा कहलाता है। तो क्रस्ट और दूसरा ऊपरी मेंटल, क्रस्ट भूपटल और क्रोड, देखो भूपटल यहाँ है, क्रोड यहाँ है, तो यहां तक पूरा स्थल मंडल तो है नहीं, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ऊपरी और निचला मेंटल, इन्होंने सीधा मेंटल दे दिया, क्रस्ट ऑप्शन में दिया नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। और मेंटल और क्रोड, मेंटल क्रोड दे दिया लेकिन क्रस्ट नहीं दिया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सही उत्तर क्या है, भूपटल। क्रस्ट प्लस मेंटल का जो ऊपरी भाग है, जिसको ऊपरी मेंटल बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर या स्थल मंडल कहा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है। अब आपको ये बताना है कि पृथ्वी की औसत त्रिज्या है वो कितनी है। त्रिज्या का मतलब देखो, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी की सतह से केंद्र के बीच की दूरी है, इसको बोलेंगे क्या, पृथ्वी की त्रिज्या। तो आपसे ये सवाल पूछा है कि पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है। देखो औसत इसलिए पूछा कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, ध्रुवों पर चपटी है, इसका मतलब है कि ध्रुव पर बिल्कुल यूं गोलाकार नहीं है, ध्रुवों पर चपटी हो गई, इसका मतलब ये वाला पोर्शन नहीं है, इतना पोर्शन कम कर देंगे तो इसका मतलब है कि विषुवत रेखा पर केंद्र के बीच की जो दूरी है उसकी तुलना में ये जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होने के कारण पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी है वो 6371 किलोमीटर नहीं रहकर उससे थोड़ी क्या रहती है, कम रहती है। तो लेकिन फिर भी औसत जो एवरेज जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी है, 6371 किलोमीटर, कितनी है। इसलिए यहां पर इन्होंने शब्द यूज किया औसत। कौन सा शब्द यूज किया है, औसत शब्द यूज किया है। वैसे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है ये पूछ ले तो भी मोटे तौर पर हमें ये कहना है 6300 किलोमीटर के आसपास, कितनी, 6300। और यदि आपसे ऑप्शन में एग्जैक्ट दे रखा है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6371 किलोमीटर। कभी कभी ऐसे होता है कि पृथ्वी का व्यास कितना है ये दे दे, आपसे त्रिज्या नहीं पूछ के क्या दे दे कि पृथ्वी का व्यास कितना है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। वो हो जाएगा 12,742 किलोमीटर। 6371 को 2 से गुणा कर देना, डबल कर देना, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी का व्यास हो जाएगा। तो पृथ्वी का व्यास है 12,742 किलोमीटर और पृथ्वी की त्रिज्या पूछे तो 6371 किलोमीटर। डन। नेक्स्ट, आज तक का सबसे गहरा प्रवेदन, सबसे गहरी ड्रिल आज तक की कौन से स्थान पर की गई है। आपके सामने ऑप्शन है 4, आर्कटिक महासागर में कोला नामक स्थान, या अफ्रीका महाद्वीप में मपोनेंग नामक स्थान। देखो मपोनेंग में क्या था, मैंने कहा था
संसार में सबसे गहरी जो माइन है वो कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में मपोनेंग नामक स्थान। भारत के कर्नाटक में कोलार नामक स्थान। देखो ये कर्नाटक में कोलार है, नहीं, यहाँ पर भारत की ये सबसे गहरी खान है। कौन सी? कर्नाटक में कोलार नामक स्थान वाली। तो ये ऑप्शन तो भारत का है। और ये भी ड्रिल नहीं की गई, यहाँ पर केवल क्या है? खान है, माइंस है। और वो किसकी है? गोल्ड की है। लेकिन यहाँ पूछा है कि सबसे गहरा जो ड्रिल है, प्रवेदन है, वो कौन से स्थान पे किया? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया नामक स्थान पर भी नहीं है। एनसीईआरटी में सीधा सीधा दे रखा है कि आर्कटिक महासागर में कोला नामक स्थान पर दुनिया का सबसे गहरा जो ड्रिल है। ड्रिल का मतलब है कि जैसे नीचे बोरिंग किया हुआ है, ठीक है ना। बोरिंग का मतलब है कि छिद्र करते हैं अपन पृथ्वी के आंतरिक भाग में पतले पतले पाइप डालकर। तो सबसे जो गहरा ड्रिल है, जहां से हमने क्या है कि ड्रिल करके और अंदर के पदार्थों को निकाला है, तो वो सबसे गहरा ड्रिल लगभग 11 किलोमीटर के आसपास हुआ है, उससे अधिक नहीं हुआ है। 4 किलोमीटर तक तो सबसे गहरा कुआं है, मतलब सबसे गहरी जो माइंस है वो कहाँ है? मपोनेंग में, वो 4 किलोमीटर की गहराई पर है। और यदि हमें माइन नहीं देखनी है, माइंस नहीं देकर कोई किसी भी प्रकार से हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिकतर कितने किलोमीटर की गहराई तक पहुंच पाए हैं, तो वो पहुंच पाए हैं हम 11 किलोमीटर की गहराई के आसपास तक। और वो भी कैसे? व्यक्ति खुद नहीं गया, एक ड्रिल करके एक पाइप भेजा गया। तो वो सबसे गहरा जो ड्रिल किया गया वो कहां पर किया गया? कोला नामक स्थान पर, जो आर्कटिक महासागर में है। नेक्स्ट चलते हैं। दुर्बलता मंडल का विस्तार कहां तक है? ये जो अभी मैंने पहले पढ़ा था, आपको बताया था कि स्थल मंडल। स्थल मंडल किस किस से मिलकर बना था? स्थल मंडल में क्या था? क्रस्ट प्लस ऊपरी अपर मेंटल। क्या था? ऊपरी मेंटल। इनसे मिलकर कौन बना हुआ था? स्थल मंडल। स्थल मंडल के नीचे पाया जाता है एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बाद में एस्थेनोस्फीयर। देखो, स्थल मंडल का विस्तार है ना, वो महाद्वीपों पर अलग होता है और महासागरों पर उसकी गहराई है वो अधिक होती है। महासागरों पर तो उसकी मोटाई कम होती है, जबकि महाद्वीपों पर उसकी मोटाई अधिक होती है। उसके बाद में जब लिथोस्फीयर समाप्त हो जाएगा, सबसे ऊपर है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बाद में है एस्थेनोस्फीयर, जिसको दुर्बलता मंडल बोलते हैं, जहां से अधिकतर ज्वालामुखी जो निसरत होती है, बाहर निकलती उद्गम होती है, उसका प्रमुख स्रोत यही है। लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, उसके बाद में मेसोस्फीयर, मध्य मंडल जिसको बोलते हैं, और उसके बाद में सबसे नीचे है बेरीस्फीयर। कौन सा है? बेरीस्फीयर, जिसको केंद्रीय मंडल भी कहते हैं। तो दुर्बलता मंडल की बात चल रही है, इसका मतलब है एस्थेनोस्फीयर की बात चल रही है। तो एस्थेनोस्फीयर का विस्तार कहां तक है? ठीक है, तो 100 किलोमीटर की गहराई तक, 200 किलोमीटर की गहराई तक, 300 किलोमीटर की गहराई तक, या 400 किलोमीटर की गहराई तक। तो ये जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं, तो सबसे ऊपर आता है लिथोस्फीयर, मतलब लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर से लेकर और 400 किलोमीटर की गहराई तक। कितने किलोमीटर की गहराई तक? देखो, ये जो स्थल मंडल है, ये तो हो सकता है 5 किलोमीटर की मोटाई हो इसकी, या 50 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी हो सकता है। लेकिन 100 जो जहां पर भी स्थल मंडल समाप्त होगा, वहां से लेकर 400 किलोमीटर की गहराई तक जो मंडल पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। इसका मतलब एस्थेनोस्फीयर का की जो गहराई है, एस्थेनोस्फीयर का जो विस्तार है, वो कहां तक है? 400 किलोमीटर की गहराई तक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा? मेसोस्फीयर और बेरीस्फीयर। कुल मिला के यहाँ पर हम लास्ट में पहुंचेंगे 6371 किलोमीटर पे, जो अभी मैंने बताया पृथ्वी की त्रिज्या है। तो पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या तक जाते जाते ये 4 मंडल आएंगे: लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर और बेरीस्फीयर। तो ये जो एस्थेनोस्फीयर है, दुर्बलता मंडल का मतलब है कि यहाँ पर जो पदार्थ है वो थोड़े से इस प्रकार से पाए जाते हैं कि उनमें जैसे ज्वालामुखी घटना के कारण उनमें से जो पदार्थ है वो निसृत होते रहते हैं। इनका घनत्व है वो थोड़ा सा कम होता है, और ये थोड़ी बहुत ये प्लास्टिक जैसे होते हैं, मतलब पिघली हुई अवस्था में होते हैं, इसलिए ये दुर्बल होते हैं। ठीक है, अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। क्रोड व मेंटल की सीमा कितनी किलोमीटर की गहराई पर है? अच्छा सवाल है, देखो। सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर
कोर। इन्होंने पूछा है कि क्रोड और मेंटल की सीमा है ना, ये जो सीमा ये कितने किलोमीटर की गहराई पर है। क्रस्ट तो मैंने कहा था 5 किलोमीटर की गहराई पे, 5 से लेकर 50 तक मान लो आप, ठीक है। 50 से फिर बाद में मेंटल में आता है एस्थेनोस्फीयर, वो होता है 500, जैसे 50 किलोमीटर से लेकर यूं समझ लो 400 किलोमीटर की गहराई तक क्या पाया जा रहा है, एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। फिर वहां से 400 किलोमीटर से लेकर और जहां तक कोर समाप्त होता है वो होता है 2900 किलोमीटर। कितना है, जहां पर क्रस्ट और कोर की सीमा बनती है। तो क्रस्ट और कोर की सीमा कितने किलोमीटर पर है, 2900 किलोमीटर पर बनती है। तो इसका सही उत्तर कितना होगा, क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर पर स्थित है। पृथ्वी के केंद्र में घनत्व कितना है, देखो ये पृथ्वी की सतह है, सतह से ये केंद्र की तरफ जा रहे हैं। देखो मैंने ये जो पूरी पृथ्वी ने बनाकर पूरी पृथ्वी बनाता था इस प्रकार से बना था, लेकिन उसका केवल एक स्लाइस टुकड़ा, जैसे अपन तरबूज खाते हैं तो उसमें से एक स्लाइस बाहर निकालते हैं ना, वैसा ही पृथ्वी का एक स्लाइस मैंने बाहर निकाल दिया। तो स्लाइस से मैं बता रहा हूँ कि ये जो पृथ्वी की सतह है और ये पृथ्वी का केंद्र है, इसकी सतह से केंद्र की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे डेंसिटी में भी क्या होती जाती है, वृद्धि। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, ठीक है ना। और डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का मतलब होता है द्रव्यमान और वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, ठीक है। द्रव्यमान किसमें नापते हैं, तो द्रव्यमान की छोटी इकाई ग्राम। आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसका मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो कितने सेंटीमीटर होंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है वो डेंसिटी या घनत्व की क्या होती है, इकाई। तो यहां देखो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, घन का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर यूनिट तो सही लगा रखी है। यहाँ भी ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर यूनिट इकाई सही है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इकाई सही है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इकाई तो सब में सही है। अब हम देखना है कि पृथ्वी के केंद्र में घनत्व है कितना, इस इकाई पर 5.5 है या 3 है या 2.7 है या 13 है, ठीक है। तो पृथ्वी के सतह पर देखेंगे सबसे ऊपर, तो यहाँ पाया जाता है 2.2 से 2.7 से लेकर 3.3 तक। ये कहां पर है, पृथ्वी की सतह के ऊपर है। और मैंने कहा था कि जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी के अंदर क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। तो डेंसिटी में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 2.7 से 3.3, 2.7 या 3, मतलब मोटे तौर पर ये कह सकते हैं सतह पर 3 है तो अंदर 3 से तो अधिक है, तो 2.7 वाला ऑप्शन कट गया, 3 वाला ऑप्शन भी कट गया। अब ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में सतह पर ही इतनी है और हमें जाना है पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है ना। केंद्र कितने किलोमीटर पर है, 6371 किलोमीटर की गहराई पर। और 6371 किलोमीटर की गहराई पर जो घनत्व होता है वो होता है 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, या मतलब 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखो पृथ्वी के केंद्र का घनत्व पूछा है आपसे, यदि पृथ्वी के सतह का पूछ लेते तो पृथ्वी का जो स्थल भाग है ऊपर वाला वहां पर है 2.7 से लेकर 3.3 के बीच में। कितना है, दो, मोटे तौर पर हम कह सकते हैं 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये कहां का है, पृथ्वी की सतह का। एक और सवाल आपसे आगे पूछा जाएगा कि इस पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, एवरेज टेम्परेचर कितना है। तो देखो पृथ्वी की सतह का है 3 और पृथ्वी के कोर का है, इस वाले जो भाग है ये यहाँ है 13, सतह पर 3 है, यहाँ 13 है, इसका मतलब एवरेज 3 और 13 के कहीं बीच में होगा, ठीक है। देखेंगे आगे। अब अगला सवाल है, मोह असांतत्य किन परतों के मध्य पाया जाता है। असांतत्य का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी। क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं तो आंतरिक भाग में अलग अलग परतों के अंदर अलग अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की संरचना वाले, अलग अलग प्रकार के संगठन वाले वहां पर आपको पदार्थ देखने को मिलेंगे। तो पदार्थ जब अलग अलग प्रकार के संगठन वाले हैं तो वहां की डेंसिटी अलग होगी, उन पदार्थों का जो घनत्व है वो अलग होगा। तो जो पृथ्वी है ये माना कि क्रस्ट है, ये कौन सा भाग है,
क्रस्ट भाग है, और ये जो भाग है ये मेंटल है। तो क्रस्ट में जो पदार्थ पाए जाएंगे और जो मेंटल में पदार्थ पाए जाएंगे उनमें अंतर है। क्रस्ट में सतह के आसपास जो पदार्थ है वो हल्के घनत्व वाले हैं, जबकि नीचे जाएंगे तो इनका घनत्व है, डेंसिटी है, वो क्या होती जाती बढ़ेगी। तो क्रस्ट वाले पदार्थों से मेंटल वाले पदार्थों की तरफ जाते हैं तो बीच में एक रेखा ऐसी आती है जब इन पदार्थों की जो नेचर है, इनकी प्रकृति है, वो चेंज होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां तक कंटिन्यू एक जैसे पदार्थ थे, लेकिन इस स्थान पर ये कंटिन्यूटी डिस हो गई, इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी हो गई, असांतत्य, सातत्य नहीं रहा, असांतत्य। तो ये जो लाइनें हैं इनको अपन बोलते हैं असांतत्य। और ये असंततीय कितने प्रकार के हैं ये मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो ये जो भाग है ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। क्रस्ट को भी दो भागों में बांटेंगे, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। मेंटल को भी दो भागों में बांटेंगे हम। दिख नहीं रही होगी आपको, कम दिख रही होगी। ये है ऊपरी मेंटल और ये है निचला मेंटल। इसको बोलेंगे अपन ऊपरी कोर, जिसको बाह्य कोर भी बोलते हैं, और ये है आंतरिक कोर। देखो क्रस्ट और मेंटल के पदार्थों में तो भिन्नता है ही, लेकिन क्रस्ट में भी ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्टों के पदार्थों में भिन्नता है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के पदार्थों में भी हमें डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, यहाँ कंटिन्यूटी नहीं देखने को मिलती है। और बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में भी हमें डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार कुल कितनी डिसकंटिन्यूटी हुई? एक नंबर पे ये कहाँ, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में। फिर 2 नंबर पे क्रस्ट और मेंटल के बीच में, या निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में। 3 नंबर पर ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी। 4थे नंबर पे निचले मेंटल और बाह्य कोर, या यूं कह सकते हैं कोर और मेंटल के बीच में। और 5 नंबर पर बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। अब सबसे ऊपर जो डिसकंटिन्यूटी है, ये सबसे ऊपर वाली, इस डिसकंटिन्यूटी का नाम है, ये वाली डिसकंटिन्यूटी है, इसको बोलते हैं कोनार्ड असांतत्य। क्या बोलते हैं इसको? कोनार्ड। 2 नंबर पे जो डिसकंटिन्यूटी है इसको बोलते हैं मोहो असांतत्य। क्या नाम है? मोहो असांतत्य। इसको 3 नंबर वाले को रेपिटी असांतत्य बोलते हैं। 4 नंबर को गुटेनबर्ग असांतत्य बोलते हैं। और 5 नंबर वाली जो असांतत्य है इसको लेहमन असांतत्य बोलते हैं। तो देखो कोनार्ड असांतत्य सबसे ऊपर है, उसके बाद में मोहो असांतत्य, उसके बाद में रेपिटी असांतत्य, फिर गुटेनबर्ग असांतत्य, और उसके बाद में लेहमन असांतत्य। तो ये कुल कितने असांतत्य हो गए? 5 असांतत्य। कोनार्ड किन के बीच में? ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में। और मोहो क्रस्ट और मेंटल के बीच में, या निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में। रेपिटी ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में। गुटेनबर्ग मेंटल और कोर के बीच में। और लेमन बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में। तो ये गुटेनबर्ग वाली ये जो जगह है ना, ये है 2900 किलोमीटर पर। कितने किलोमीटर पर है? जहां पर मेंटल की समाप्ति होती है। बाह्य कोर और आंतरिक कोर जहां पर अलग होते हैं वो है 5150 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो ये जो असांतत्य आपको देखने को मिल रहा है, और ये ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में ये लगभग है 700 किलोमीटर पर। ठीक है, यहाँ मान लो 100, जो ऊपरी मेंटल शुरू होता है तो यहाँ 400 किलोमीटर तक
किसका विस्तार था, एस्थेनोस्फीयर का, और ऊपरी क्रस्ट है वो 100 किलोमीटर से भी छोटा है मोटाई में। तो मोहो अशांततीय कौन सी परतों में है, तो मोहो कहां पर है, देखो ये मोहो किसके बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। एक कोई ऑप्शन ऐसा जो क्रस्ट और मेंटल है, बिल्कुल क्रस्ट और मेंटल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में अशांततीय कौन सा है, कोनार्ड। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में कौन सा है, रेपिटी। और मेंटल और कोर के बीच में, ये जो मेंटल है और ये कोर है, इसके बीच में कौन सा है, गुटेनबर्ग। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सा हो जाएगा, मोहो। हमारा उत्तर सही है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ध्यान रखना ये पांचों डिसकंटिन्यूटी असांतत्य हमें याद रहनी चाहिए, और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और है, यदि आपको नहीं ध्यान हो तो मैं तो याद रखता हूं कोमोर गुल नाम से, कोमोर गुल, कोनार्ड, मोहो, रैपिटी, गुटेनबर्ग और लेमन, ये 5 प्रकार की असांतत्य कोमोर गुल नाम से याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है भूगर्भिक भूकंपीय तरंगें कौन कौन सी है। देखो जो भूकंपीय तरंगें हैं, कि वैसे भूकंप वाले टॉपिक में पढ़ना है, लेकिन भूकंप शास्त्र के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर भूकंपीय तरंगें आती है। तो भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती है मोटे तौर पर, एक होती है भूगर्भिक तरंगें, भूगर्भिक तरंगें, और दूसरी होती है धरातलीय तरंगें। दूसरी कौन सी होती है, धरातलीय, इसको बोलते हैं सरफेस वेव, और भूगर्भिक तरंगों को बोलते हैं बॉडी वेव्स। क्या बोलते हैं, बॉडी वेव्स। ठीक है, बॉडी वेव्स में 2 प्रकार की तरंगें हैं, एक प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग, पी तरंगें और एस तरंगें। जबकि धरातलीय जो तरंग है वो कौन सी है, एल तरंगों को धरातलीय तरंगें कहते हैं। हमसे पूछा है भूगर्भिक भूकंपीय तरंगें, तो भूगर्भिक में जाओ, भूगर्भिक में कौन सी, बॉडी वेव्स में पी तरंग और एस तरंग दोनों को बॉडी वेव्स कहते हैं। पी और एस तरंगों को क्यों कहते हैं, क्योंकि पी और एस तरंगें ही पृथ्वी के आंतरिक भाग में गतिशील होती है। पृथ्वी की सतह पर तो केवल कौन सी तरंग गतिशील होती है, एल तरंग। कौन सी, एल। जबकि पी और एस का गतिमान होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, इसलिए उनको बॉडी वेव्स या भूगर्भिक भूकंपीय तरंगें कहते हैं। अगला, पी तरंग का छाया क्षेत्र शेडो जोन क्या होता है। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति होती है मित्रों, उस स्थान को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। भूकंप मूल, क्या बोलते हैं, भूकंप मूल, जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। लेकिन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले जहां पर भूकंपीय तरंगें अनुभव की जाती है उनको बोलते हैं ईपी सेंटर। क्या बोलते हैं, ईपी सेंटर। ईपी सेंटर को हिंदी में बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। और फोकस को बोलते हैं भूकंपीय मूल। क्या बोलते हैं, भूकंपीय मूल, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है और पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगें अनुभव की जाती है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। ठीक है ना। तो जब भूकंप यहां से उत्पन्न होकर अधिकेंद्र पे जाएगा तो उसके बाद में पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न स्थानों की तरफ ये गतिशील होगा। इसमें अलग अलग तरंगें अलग अलग स्थानों की तरफ गति करेगी। ये जहां पर भूकंप अधिकेंद्र है उसको हम 0 डिग्री मानेंगे। भूकंपीय अधिकेंद्र वाला जो स्थान है इसको क्या मानेंगे, 0 डिग्री। तो इस 0 डिग्री के बाद में यहाँ पर बहुत सारी तरंगें हैं वो जो गति कर रही है, जिसमें पी तरंग है, एस तरंग है, पी तरंग है और ये एस तरंग है, ये पी है, यहाँ पर भी पी है और पी तरंग है। इसका मतलब है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में आपने देखा होगा, एक सुना हो तो, कि एस तरंगें केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। एस तरंगें कहां से होकर गुजरती है, केवल ठोस से होकर ही गुजरती है।
तो देखो ये जो स्थान है, इसके बाद में एस तरंगे आपको नहीं दिख रही, यहाँ पर केवल पी 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 और पी, चारों पी दिख रही है। इसका मतलब ये जो स्थान है, इसके बाद में कोई ना कोई ऐसा पदार्थ जरूर आया होगा जो ठोस अवस्था में नहीं है। ठोस अवस्था में होता तो एस तरंग भी गति कर लेती, लेकिन एस तरंगे इसके बाद में अनुपस्थित दिख रही है। तो ये है 105 डिग्री, 105 डिग्री के बाद में एस तरंग आपको नहीं दिखेगी। ये है 145 डिग्री, ठीक है। इधर भी 145 डिग्री, ये है 105 डिग्री, ठीक है। तो 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच में पी तरंग भी नहीं है और एस तरंग भी नहीं है। तो ये पी और एस तरंग दोनों का छाया क्षेत्र है 105 से लेकर 145 के बीच में। और केवल पूछ ले आपसे कि एस तरंग का, तो एस तरंग तो 105 डिग्री के बाद में बिल्कुल भी नहीं है। 105 से लेकर सामने बिल्कुल एग्जैक्ट 180 तक एक एस तरंगे नहीं है। तो एस तरंग का विस्तार तो हो गया, मोटे तौर पर अपन यूं कह सकते हैं 75 डिग्री इसका छाया क्षेत्र हो गया। जबकि पी तरंग और एस तरंग दोनों का देखें कॉमन, तो ये हो गया 40 डिग्री के आसपास। कितना हो गया? 40 डिग्री के आसपास। पी तरंगे 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में हमें नहीं दिखाई देती। तो भूकंपीय अवधि के अंदर के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक भूकंपीय तरंगे हमें पी वाली तरंगे नहीं दिखाई देती, ठीक है। 145 के बाद में वापस दिखने लग जाएगी। देखो ये माना कि 180 है, तो 145 के बाद में वापस दिख रही है, ठीक है ना। वो क्यों दिख रही है कि देखो जहां से एस तरंगे लुप्त हुई उसके बाद में ये एक जो बाह्य कोर है और ये है आंतरिक कोर और ये बाह्य कोर। बाह्य कोर कैसी अवस्था में? तरल अवस्था में। तरल अवस्था में इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी क्या है? कम। डेंसिटी कम होगी, जब घनत्व कम होगा तो तरंगों का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो एस तरंगें तो बिल्कुल लुप्त होगी, लेकिन यहाँ पर पी तरंगों का वेग है वो थोड़ा सा क्या हो गया? कम हो गया। और जब पी तरंगे यहाँ पर पहुंच रही है, इसका मतलब है कि इस तरल पदार्थ के बाद में कोई ऐसा पदार्थ जरूर आया होगा जिसकी डेंसिटी क्या है? अधिक है। और डेंसिटी अधिक होने के कारण पी तरंग का वेग वापस बढ़ गया और वेग बढ़ने के कारण तरंग यहाँ पर आ पहुंची। इसलिए 105 से लेकर 145 डिग्री के बीच ऐसा स्थान है जहां पर पी तरंगे आपको नहीं दिखाई देगी। तो पी तरंग का छाया क्षेत्र हो जाएगा 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री। आपसे पूछ लेते हैं यहाँ पर कि एस तरंग का छाया क्षेत्र, तो एस तरंग का ये 105 के बाद में 180 डिग्री तक आपको एस तरंग बिल्कुल भी नहीं दिखती। तो 105 से 180 डिग्री के बीच में एस तरंग का छाया क्षेत्र पाया जाता है। और यह भी ध्यान रखना, एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग के छाया क्षेत्र से अधिक होगा, क्योंकि पी तरंग का छाया क्षेत्र तो केवल कितना है? 105 से 145, लेकिन एस तरंग का छाया क्षेत्र 105 से लेकर 180 तक। तो एस तरंग का छाया क्षेत्र का विस्तार पी तरंग के छाया क्षेत्र के विस्तार से क्या होता है? अधिक पाया जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निफे परत पाई जाती है। देखो ये है सबसे ऊपर सियार, उसके बाद सीमा और फिर निफे। तो निफे कहाँ है? क्रस्ट में है, मेंटल में है या क्रोड में है? तो सबसे नीचे वाला भाग कौन सा है? क्रोड। तो क्रोड के अंदर क्या पाई जाती है? निफे पाई जाती है। सबसे ऊपर सियाल, मेंटल वाले भाग में सीमा। नेक्स्ट, बाह्य क्रोड पाया जाता है। अभी मैंने बताया था कि ये पृथ्वी है, ये जो भाग है वो क्रस्ट है जो ठोस अवस्था में है। उसके बाद में ये जो मेंटल भाग है ये भी कैसी अवस्था में? एस्टोनोस्फीयर के थोड़े से जो दुर्बल भाग को छोड़ दे तो ये भी ठोस अवस्था में है। उसके बाद में ये जो बाह्य कोर है ये है तरल अवस्था में। कैसी अवस्था में है? तरल अवस्था में, जहां पर एस तरंगे लुप्त हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य कोर। और ये है आंतरिक कोर। आंतरिक कोर ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में होने के कारण ही तो पी तरंगों की गति है वो पुनः बढ़ गई, क्योंकि पी तरंगे यहाँ आ रही थी, आते 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 ये जो तरल अवस्था वाला पदार्थ आया, इस तरल अवस्था वाले पदार्थ में पी तरंगों की गति कम हो गई, क्योंकि ठोस नहीं रहा, ये तरल है। और डेंसिटी कम होते ही तरंग की गति है वो क्या हो जाती है? तरंग की गति कम हो जाएगी। अब जब तरंगों की गति कम हो जाएगी तो इस तरल वाले अवस्था में डेंसिटी कम है तो तरंग की गति कम, तो पी तरंगे
माना कि पहले 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही थी, अब 7, 6, 5, 4, 3 यूं करते करते क्षीण होती रहेगी। लेकिन जैसे ही वो आंतरिक वाले भाग में पहुंचेगी, आंतरिक कोर वाले भाग में, तो यहाँ पर आंतरिक कोर कैसी अवस्था में, ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में इसका मतलब है कि यहाँ पर डेंसिटी क्या है, अधिक है। डेंसिटी अधिक हो गई तो तरंग की गति भी क्या हो जाएगी, अधिक। तो वापस पी तरंग ने क्या है कि इंजन बंद होने वाला था, लेकिन अचानक से ठोस वाला भाग आ गया, तो पी तरंगों की गति है वो क्या होगी, बढ़ गई। बढ़ने के कारण पी तरंग यहाँ सामने तक पहुंच पाती है। तो पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है वो तो ठोस अवस्था में, लेकिन पूछा है बाह्य कोर कैसा है, तो बाह्य कोर तरल अवस्था में। कैसी अवस्था में, तरल अवस्था में। इसलिए तो यहाँ पर यहाँ से एस तरंगे हैं वो लुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती। तो एस तरंगों के लुप्त होने के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाह्य कोर कैसा है, तरल अवस्था में है। भूप्रपट्टी की मोटाई महाद्वीप और महासागरों में पाई जाती है। देखो जो सबसे ऊपर वाला भाग है ना, क्रस्ट वाला भाग, भूप्रपट्टी, मैंने पहले आपसे बोला था कि जो भूप्रपट्टी की मोटाई है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाई जाती है। सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि महासागरों वाला जो भाग है वहां पर इसकी मोटाई कम होती है। कितनी होती है, महासागरों वाले भाग में होती है 5 किलोमीटर। कितनी, महासागरीय जो क्रस्ट है, क्रस्ट का मतलब सबसे ऊपरी भाग पृथ्वी के ऊपर, और पृथ्वी के ऊपर पानी पड़ा है तो पानी वाले भाग पर भी तो चट्टानें होगी ना। तो महासागरीय क्षेत्रों में जो महासागरीय भूप्रपट्टी है, इस भूप्रपट्टी की मोटाई कितनी है, 5 किलोमीटर। ठीक है। और महाद्वीपीय जो भूप्रपट्टी है, महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की मोटाई है 30 किलोमीटर के आसपास। कितनी है, 30। तो महाद्वीपीय और महासागरीय भूप्रपट्टी की मोटाई एक समान है क्या, एक समान तो नहीं है। एक समान नहीं, एक समान नहीं, एक समान नहीं, इसका मतलब भिन्न भिन्न है। उत्तर तो यह सही होगा, लेकिन भिन्न भिन्न में है कितनी, तो महासागरों पर मोटाई है 5 किलोमीटर, महाद्वीपों पर है 30 किलोमीटर। और महाद्वीपों पर भी जहां ऊंचे पर्वत है, जैसे हिमालय है, तो हिमालय वाले क्षेत्र के अंदर जहां पर स्थल भाग पर पर्वत जैसी ऊंची श्रृंखलाएं मिलती है, वहां पर भूप्रपट्टी की मोटाई है वो 70 किलोमीटर तक भी देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारा अगला सवाल। अब एक और सवाल, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो पृथ्वी की सतह है, सतह का घनत्व 2.7 से 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर कोर का है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसकी डेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। डेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर किस प्रकार के पदार्थ देखने को मिल रहे हैं, हमें भारी पदार्थ देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण डेंसिटी है वो बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये डेंसिटी, पृथ्वी की औसत घनत्व कितना है ये हमें देखना है। तो पृथ्वी देखो ये तो कहाँ का है, 2.9 से 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये तो है पृथ्वी की सतह का, तो ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है। 13 है कहां पर, पृथ्वी के कोर का, ये भी नहीं होगा। 11 भी कोर के आसपास वाला भाग है, वहां होगा। तो पृथ्वी का जो एवरेज घनत्व है वो है 5.5। तो औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखना, ये यूनिट जरूर याद रखना। इस केवल इतना ही सवाल पूछ सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व को नापने की इकाई कौन सी है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना हो गया, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के टोटल 25 एमसीक्यूज। तो ये था पृथ्वी के आंतरिक जो संरचना है, इंटीरियर ऑफ द स्ट्रक्चर, उसके हमने आज 25 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में देखे। कल हम मिलेंगे आपसे इसी गुरु शिखर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक और नए चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ में। और मित्रों, यदि अभी तक आपने गुरु शिखर अकेडमी का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके यूट्यूब पर हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्दी 1-2 दिन में आपको जीएस अकेडमी के नाम से एक, वैसे तो अभी भी आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो जीएस अकेडमी पे इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा आपको, ये हमारा एप्लीकेशन होगा। वहां पर हम बहुत शानदार और एग्जाम ओरिएंटेड एनसीईआरटी में ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी को लेते हुए
मोटे तौर पर हमारा जो ध्येय रहेगा वो ये रहेगा कि एनसीईआरटी से यदि आपके सवाल आते हैं, जैसा कि पिछली वैकेंसी में आए थे, तो एक भी सवाल हमारे इन एमसीक्यू से और जो टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं बहुत एग्जाम ओरिएंटेड लक्ष्य की तरफ केंद्रित हमारी जो टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है, वो टेस्ट सीरीज आपको इस जीएस एकेडमी के ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, हमारा जो ऐप है, वो ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जीएस एकेडमी नाम से ऐप होगा हमारा, जीएस एकेडमी नाम से, और ये आपको इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा। तो वो ये ऐप आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। बहुत जल्द ही वहां पर आपको शानदार एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलने वाली है अत्यंत सस्ती दरों पर, क्योंकि ये हमारा अभी जो एप्लीकेशन है हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो लॉन्च करने के अवसर पर टेस्ट सीरीज पर बहुत अधिक मात्रा में, विशाल मात्रा में आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो तब तक आप ये जो प्ले स्टोर पे जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत जल्दी आपको वहां पर शानदार तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो हमारा ये एग्जाम है नवंबर में प्रस्तावित है, नवंबर से पहले पहले जो एग्जाम हो जाए उससे मेरा ये टारगेट रहेगा कि महीना भर पहले तक आपका सिलेबस कवर हो जाए। तो उस एप्लीकेशन पर हम एनसीईआरटी में ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को लेते हुए, और रेफरेंस बुक में जो अच्छी रेफरेंस बुक है उनका सहारा लेते हुए आपके लिए शानदार नोट्स बनाए हैं मैंने। और वो नोट्स की जो क्लास होगी, जो ये जितने भी आपके 66 चैप्टर है, और इसके साथ में जो राजस्थान के इतिहास वाला, राजस्थान की जो ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है, उनको भी समाहित करते हुए मैं बहुत जल्दी इसी एप्लीकेशन पर कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं। तो वो कोर्स भी आप वहां जाकर खरीद सकते हो। शुरू में हम उस पर भारी मात्रा में डिस्काउंट भी रखेंगे। तो मित्रों, जो विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो कमर कस के तैयार हो जाए। इसके साथ में ये जो एमसीक्यूज है, ये न केवल लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए भी आपके लिए सहायक होंगे। स्कूल लेक्चरर की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो भी ये एमसीक्यूज वाली सीरीज है, ये आपके लिए काम आएगी। यदि आप 11th-12th के विद्यार्थी हो ना, तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, इसके आधार पर आपके जो स्कूली ज्ञान का फाउंडेशन है वो भी मजबूत होगा। और यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी भी कर रहे हो, तो भी यदि ज्योग्राफी विषय से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपके लिए ये एमसीक्यू सीरीज है, ये बहुत ही फायदेमंद रहेगी। तो मित्रों, मिलते हैं कल एक और नए एमसीक्यूज के साथ में। तब तक आप सभी को नमस्कार। यदि आपने अभी तक जीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके मुझे भी यदि आप सब्सक्राइब कर लोगे तो और अधिक मात्रा में एनर्जी मिलेगी, और मैं अधिक ऊर्जा के साथ में, अधिक क्षमता के साथ में आपके लिए एमसीक्यूज और अन्य क्लासेस लेकर आ सकता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।